तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं ना, पूरे चैप्टर के 45 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को अगर आपने ये 45 क्वेश्चन पढ़ लिया ना पूरे बायोलॉजी के बुक में, तो आपका जो टारगेट है बायोलॉजी में 70 में 70 आप करके आओगे। पूरे बुक के मैं 45 क्वेश्चन लेकर आया हूं। 4 से 5 दिन बैठकर मैंने बुक, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ये क्वेश्चन ढूंढा है भैया। ये बायोलॉजी का एक महा मैराथन क्लास है, लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, तो बायोलॉजी में आप भी इस बार 70 में 70 करके आओगे। हम 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, पूरे 45 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। देखो हमारे बायोलॉजी में ना टोटल 13 चैप्टर हैं, तो हम चैप्टर 1 से लेकर 13 तक सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी ऐसे ही पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाया था, जिसको बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया और बच्चे कमेंट कर रहे थे सर बायोलॉजी पर वीडियो बनाइए। तो आप बुलाएं हम ना आए, बायोलॉजी का क्लास में लेकर आ चुका हूं। बस ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन के साथ। देखो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, फिर मानव जनन, फिर जनन स्वास्थ्य, फिर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, फिर वंशागति के आणविक आधार। मतलब ये जो आपके 13 चैप्टर हैं पूरे बायोलॉजी के ना, सबके क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्या करना भैया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पर सिर्फ आपने 1000 लाइक्स कर दिया ना, तो मैं आपके लिए ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और ध्यान रहे, इस वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी लिए हैं ना जो 70-80% फिक्स होते हैं, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। वो क्वेश्चन भी मैंने इसी वीडियो में लिया है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। पीडीएफ कहां मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कहा गया है ना बच्चों की किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब आपकी नींद अधूरी होगी। जब मेहनत करोगे ना, तभी आप टॉपर स्टूडेंट की तरह बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर एक एक करके हम सारे चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ध्यान रहे, इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन लिया है ना, 1 नंबर और 2 नंबर के वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो टैपिटम कहां स्थित है, इसका क्या कार्य है, मतलब टैपिटम कहां होता है और इसका काम क्या होता है भैया। बहुत सिंपल सा है आंसर, पर ध्यान से समझ लो, ठीक है। देखो टैपिटम जो है ये पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। मतलब टैपिटम जो है ना, ये पराग कोश की सबसे इंटरनल लेयर होती है, यानी कि सबसे आंतरिक परत होती है टैपिटम। अब टैपिटम का कार्य क्या है, देखो यह विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। और टैपिटम का कार्य है विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करना। जैसे हम पुरुषों में जो है शुक्राणु होते हैं ना, और शुक्राणु से ही नए संतान की उत्पत्ति होती है, बाद में शुक्राणु और अंडाणु मिलता है, वैसे पुष्पों में पराग कण होते हैं और इन पराग कणों को पोषण का काम करती है टैपिटम, ठीक है। इसका पालन पोषण करती है, जैसे हमारे मम्मी पापा हमारा पालन पोषण करते हैं। आगे देखो टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतया 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। मतलब जो टैपिटम की कोशिकाएं हैं ना, देखो हमारा भी शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो सघन जीव द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इससे भरी होती है और सामान्यतया
क्या है, एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है, मतलब एक से ज्यादा केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। तो टैपिटम क्या है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टैपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है, यह विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतया एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा ना? बस ध्यान से वीडियो को देख लो ना। एक टॉपर और आप में डिफरेंस क्या होता है भाई? अगर एक टॉपर किसी क्लास को देख रहा होता है ना, तो वो उसको लास्ट तक देखता है ताकि मैं इस पूरे क्लास के जितने भी क्वेश्चन है ना सब पढ़ सकूं। और मैं आपके लिए 45 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर मैं आपके लिए रात रात भर जाग कर 4-4 5-5 दिन जाग कर मैं अगर आपके लिए ये 45 क्वेश्चन ढूंढ सकता हूं, मैं इसको टाइपिंग कर सकता हूं, ऐसे आपके लिए ला सकता हूं, तो क्या आप अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए उसको पढ़ नहीं सकते? अगर मैं इतना मेहनत कर सकता हूं टीचर होकर, तो आप एक स्टूडेंट होकर कितना मेहनत कर सकते हो? अगर चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मेहनत करो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी पीडीएफ इसका कहां मिलेगा अभी मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। आज के क्लास में मैं बायोलॉजी के 1 नंबर और 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, वो क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा ना, तो 3-3 नंबर 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, देखो, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम बताइए। भाई बिल्कुल सिंपल सा है, सेब और स्ट्रॉबेरी, ये दोनों जो है ना आभासी फल हैं। ये 1 नंबर में ज्यादातर क्वेश्चन आता है। आज जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, चाहे वो 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए, आपको बस क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। नंबर में क्या रखा है भाई, क्वेश्चन अगर हमारा तैयार होगा तो नंबर तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से समझो। तो सेब और स्ट्रॉबेरी जो होते हैं ना, ये जो हैं आभासी फल होते हैं। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा, भ्रूणपोष का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? यानी कि आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष का विकास किस प्रक्रिया के बाद होता है? तो देखो, आप भ्रूणपोष का विकास आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। मतलब पुष्पों में जो है ना द्विनिषेचन प्रक्रिया पाई जाती है। तो भ्रूणपोष का जो विकास होगा ना, वो आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन प्रक्रिया के बाद होगा। जैसे हम लोगों में अगर शुक्राणु मनुष्य का और महिला का अंडाणु अगर आपस में मिलता है ना, तो वो निषेचन करता है, उसका निषेचन होता है, वैसे इसमें भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, चलो भैया, तो तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। देखो, एक एक क्वेश्चन बस आप अगर ध्यान से इस क्लास को देख लेते हो ना, बस आप देख लेते हो, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। और मैं कहता रहता हूं, अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। बहुत सारे मैं क्वेश्चन दूंगा, और अगर आपने मांगा था कि सर बायोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आइए ना, तो वो भी मैं लेकर आ चुका हूं। अभी हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आगे देखो भैया, चौथा, ये भी क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर का। देखो, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? मतलब अगर जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने हैं ना, तो कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो देखो भैया, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। इसका आंसर आप ऐसे ही डायरेक्ट दे दीजिए, और आप बायोलॉजी का एनसीईआरटी बुक उठाकर देख लीजिए ना, ये क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, और एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन है। तो चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ऐसा मत समझना कि यही क्वेश्चन देखने के बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अभी चैप्टर 1 में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको 4 बता दिया है ना, ऐसे ही मैं आपको और भी क्लासेस दूंगा। ठीक है, तब आपका जो डाउट है वो धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा, और सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ 45 क्वेश्चन ये पढ़ने से काम नहीं होगा, आपको मेहनत करना होगा। अगर 70 में 70 करके आना चाहते हो ना, तो मेहनत करना होगा। सिर्फ इतने क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं होगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान से आज पढ़ लो, फिर आगे आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है,
इतना सीरियस थोड़ी ना लेंगे पढ़ाई को, अगर ज्यादा सीरियस ले लिए ना तो पढ़ाई हमको सीरियस कर देगी। थोड़ा एंजॉय के साथ पढ़ो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। अब चलते हैं चैप्टर 2 पे। भाई अभी तक फर्स्ट चैप्टर था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, अब बारी आ चुकी है मानव जनन चैप्टर की। चैप्टर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग संतान कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? जनन प्रक्रिया द्वारा। तो मानव जनन का क्वेश्चन है 5 नंबर, देखो। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। मतलब लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित या स्रावित वृषण हार्मोन कौन सा है? जैसे हम जो पुरुष होते हैं ना, हमारे अंदर वृषण कोश होता है, वृषण पाया जाता है, और उस वृषण के अंदर जो है लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो लीडिंग कोशिकाएं कौन से हार्मोन का स्राव करती हैं? देखो, लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। मतलब जो टेस्टोस्टेरोन होता है बच्चों में ना, लड़कों में, जब वो 13-14 साल के होने लगते हैं ना, तो उनका जो है धीरे धीरे यंग अवस्था आने लगती है जब, तब जो है आप देखिएगा बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। क्यों होते हैं? टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है। देखो, लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ये भी समझ गए। 5-6 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चों। आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा हार्मोन नियमन करते हैं? भाई महिलाएं जो होती है ना, उनमें एक प्रक्रिया पाई जाती है आवर्त चक्र का। हर 28 दिन पर उनको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लेकिन ये होता क्या है, उसको हम अपने बुक की भाषा में, यानी कि जैसा हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है ना, उसके लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, मादाओं यानी कि प्राइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। मतलब मादाओं में या महिलाओं में जो अंडाणु का निर्माण है ना, वो 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे हम आवर्त चक्र, मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। मतलब इन तीनों नामों से हम इसको जानते हैं। ठीक है, आगे देखो। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। मतलब हर महिला में ना, हर लड़की में ये जो आवर्त चक्र है ना, जब वो 12 से 13 साल की हो जाती है ना, तब आवर्त चक्र उसमें प्रारंभ हो जाता है, तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। और 45 से 55 वर्ष की जब महिलाएं हो जाती हैं, तब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे देखो। यह चक्र अंडाशय में, यह चक्र अंडाशय में, देखो ध्यान से, यह चक्र अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है। ठीक है, बस आगे लिख देना, यह चक्र अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है, तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भ धारण में सक्षम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया भैया आवर्त चक्र। अब आवर्त चक्र जो होता है, उसका कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? कौन से हार्मोन आवर्त चक्र का नियमन करते हैं? देखो, सबसे पहला एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आवर्त चक्र का नियमन करते हैं, मतलब आवर्त चक्र को प्रेरित करते हैं। और दूसरा हार्मोन है एफएसएच हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये जो है आवर्त चक्र को का नियमन करने वाले ये दोनों हार्मोन है, एलएच हार्मोन एंड एफएसएच हार्मोन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका हो जाएगा आवर्त चक्र, यहां से लेकर यहां तक। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? देखो, अब आवर्त चक्र हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। वो क्वेश्चन है प्रसव यानी कि पार्ट्यूरिशन क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? मतलब जब महिलाएं जो हैं प्रेग्नेंट होती हैं ना, 9 मंथ पूरा हो जाता है, और जब बच्चा पैदा होने वाला प्रक्रिया जो होता है ना, उसी को ही हम प्रसव बोलते हैं भाई, बायोलॉजी की भाषा में। देखो ध्यान से क्या लिखा है, गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। मतलब जब गर्भकाल पूरा हो जाता है ना 9 मंथ का, तो गर्भकाल पूरा होने पर जो पूर्ण विकसित शिशु है, जो पूर्ण विकसित बच्चा है ना, उसका गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। यानी कि जो बच्चे का पैदा होना ही जो है प्रसव की प्रक्रिया कहलाती है, उसी को हम प्रसव बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, इस दौरान गर्भाशयी तथा उदरीय संकुचन होते हैं। मतलब इस दौरान जब प्रसव होने वाला होता है ना, जब बेबी बॉर्न होने वाला होता है, तो इस दौरान जो
जो है गर्भाशयी तथा उदरीय संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है, ठीक है, जिससे गर्भस्थ शिशु जो है बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रसव। मतलब बहुत सिंपल है, गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है, ठीक है, इसी को प्रसव बोलते हैं। ठीक, चलो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिए स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा 8वां क्वेश्चन है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 से ही है, ठीक है। देखो, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। जैसे वहां पे फर्स्ट चैप्टर में पराग कणों को पोषण कौन प्रदान करता था? टैपिटम। वैसे हम पुरुषों में जो शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का जो नाम है वो है भैया सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं जो हैं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। जो पुरुषों में स्पर्म होते हैं ना, जो शुक्राणु होते हैं, उसको उसका पालन पोषण जो है या उसको पोषण जो है वो सर्टोली कोशिकाएं देती हैं, ठीक है, पोषण करती हैं। समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन एक नंबर और दो नंबर में ज्यादातर आते हैं। मैंने पहले ही कहा, अभी हम उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं ना जो 1 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक। बाकी 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन हम आपको आगे बताते रहेंगे। 9 नंबर देखो, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? भैया ये तो आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे होंगे। हम मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखो, मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। मतलब हम सभी के अंदर ना मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब जोड़ी की बात करें भैया तो 23 जोड़ी, क्योंकि एक जोड़ी में 2 होते हैं, तो 46 का आधा करेंगे ना तो वो 23 आ जाएगा। तो मनुष्यों में जो है ना 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर संख्या में देखें तो टोटल 46 गुणसूत्र हम मनुष्यों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपको बस एकदम जुबान पे रहना चाहिए। कोई भी पूछ लेना, हाँ सर मुझे पता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लो। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 हमारा है जनन स्वास्थ्य, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसे लोग जनन तो करते हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से जनन किया जाए ना, रिप्रोडक्शन हो जाए, तो भाई उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो 10 नंबर हमारा है एमनियोसिंथेसिस पर टिप्पणी लिखिए। मतलब उल्ब बेधन क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं हम उल्ब बेधन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर गर्भवती कोई महिला है तो उसका हम पता लगा सकते हैं उल्ब वेधन यानी कि एम्ब्रियोसेंटेसिस प्रक्रिया से कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की है, ठीक है, ये भी पता लग जाता है। और ये भी पता लगा सकते हैं कि उसको कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इसी के लिए, इसी को पता लगाने के लिए ना इस प्रक्रिया को लाया गया था। लेकिन अब इसका लोग गलत यूज कर रहे हैं। लोग इसका यूज किस लिए कर रहे हैं? वो देख रहे हैं कि लड़का है या लड़की, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में ना लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ये गलत है भाई। तो देखो क्या है उल्ब वेधन। देखो उल्ब वेधन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। मतलब उल्ब वेधन एक ऐसी तकनीक है ना, थोड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। उल्ब वेधन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। जैसे गर्भवती जो महिला होती है ना, उनमें एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है, उसी से पता लगा सकते हैं भाई, ठीक है। आगे देखो, इस द्रव में फीट्स की कोशिकाएं होती हैं। इस द्रव में फीट्स की कोशिकाएं होती हैं जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। और इस एमनियोटिक द्रव में जो है ना फीट्स की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके लिंग जांच, आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है। और इस प्रक्रिया को इसलिए लाया गया था ना, ताकि जो बच्चा होने वाला है कहीं वो विकलांग तो नहीं है, कहीं कोई आनुवंशिक रोग तो उसको नहीं है, इसके लिए यह प्रक्रिया लाया गया था, ठीक है।
संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। मान लीजिए ज्यादा प्रॉब्लम है तो एबॉर्शन करा लिया जाए, लेकिन इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। किंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करने, मादा भ्रूण की हत्या के लिए हो रहा है। लेकिन भाई इसका उद्देश्य कुछ और था। लेकिन आज क्या हो रहा है ना, इसका उपयोग जो है लिंग ज्ञात करने में, मतलब लड़का है या लड़की है, और अगर लड़की होती है तो मादा भ्रूण हत्या में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात कर दिया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है, अतः उल विभेदन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। मतलब भाई एमनियोसिंथेसिस एक बहुत ही यूजफुल प्रक्रिया थी, लेकिन इसका लोग दुरुपयोग करने लगे, क्योंकि इससे पता लगाया जा सकता था कि आने वाला जो संतान है वो विकलांग तो नहीं है, उसमें कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है, लेकिन इसका लोग मिसयूज करने लगे। इससे लोग लिंग की जांच करने लगे कि भाई लड़का है या लड़की, और अगर लड़की होती है ना तो सामान्य भी होती है तो उसको जो है अबॉर्शन करा दिया जाता है, जो कि एक हत्या के बराबर है भाई। ठीक है, क्योंकि अगर समाज में पुरुष हैं तो महिलाओं का होना भी जरूरी है भाई, क्योंकि लोगों को जो है वाइफ चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए, ये तो गलत है ना। तो ये चीज है, तो समझ में आ गया भैया, ये एमनियोसिंथेसिस है। अगला क्वेश्चन देखो हमारे थर्ड चैप्टर का ही है। देखो आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। आईवीएफ और जीआईएफटी का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो क्या होता है समझ लो। देखो आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो यहां पे बी कर देना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि पात्रे निषेचन। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि पात्रे निषेचन। और जीआईएफटी यानी कि गिफ्ट का मतलब होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। तो जीआईएफटी का फुल फॉर्म समझे, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। तो दोनों फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बाकी अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखो, आईयूडी का पूरा नाम लिखिए। आईयूडी क्या होता है भाई, तो इसका भी पूरा नाम है इंट्रायूटेरिन डिवाइस, यानी कि अंतः गर्भाशयी यंत्र, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखना बच्चों। और अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए या अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है ना, तो भाई मैं नंबर दे दे रहा हूं 9918332305। ये हमारा नंबर है भैया, इस पर आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, हम ही डायरेक्टली आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये आप नंबर ले लीजिए, बाकी फुल फॉर्म ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर के क्वेश्चन पर। देखो 13 नंबर जो है ना, ये चैप्टर भी बहुत खास है। वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, इनको भैया ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो प्रॉब्लम आप ही को होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए ना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो हम पीछे क्यों रहे आखिर। तो 13 नंबर देखो, वंशागति को परिभाषित कीजिए। वंशागति क्या होता है, तो देखो आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। मतलब आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। जैसे हमारे पापा हैं वो हमारे जनक हैं, तो उनके लक्षणों को उनमें से हमारे अंदर जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है वही तो आनुवांशिकी है, वही तो वंशागति है। आगे देखो, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है वही आनुवांशिकी है। मतलब विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है वही आनुवांशिकी कहलाता है। बस हो गया भाई, ये भी याद रखो। 14 नंबर देखो, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो भाई सटन व बोवेरी ने वंशागति के क्रोमोसोमवाद को प्रस्तावित किया। समझ में आ रहा है। 14 क्वेश्चन हो गया। देखो एक एक क्वेश्चन बस ध्यान से समझ लेना, और मुझे यकीन है
कि अगर आप लोग बैठकर सिर्फ ये क्वेश्चन सारे ध्यान से देख लेते हैं ना, तो आपको बिल्कुल आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, 15 नंबर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। मतलब मेंडल का नियम, अगर आप वंशागति चैप्टर पढ़ रहे हो आनुवांशिकी और मेंडल का नियम ना पढ़ो तो बेकार है। तो इसमें भी मेंडल का नियम है। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। तो मेंडल जी ने जो है ना अपने जो प्रयोग है वो मटर के पौधे पर किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। मतलब उन्होंने मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। जैसे उदाहरण क्या है? जैसे पहला, पुष्पों का रंग, उन्होंने बैगनी रंग को प्रभावी कहा और तथा सफेद रंग को अप्रभावी। बीज का रंग देखो, आप देखेंगे ना, जो मटर के पौधा होता है, मटर का पौधा होता है, उसका पुष्प जो है बैगनी भी होता है, सफेद भी होता है। तो बैगनी रंग को उन्होंने प्रभावी कहा और सफेद को अप्रभावी। अब बीज का रंग, जो आप मटर का बीज देखेंगे तो हरा भी होता है मटर, तो वो प्रभावी होगा, और पीला जो मटर होगा वो अप्रभावी होगा। फिर पौधों की लंबाई, जो लंबा होगा वो प्रभावी होगा, बौना होगा वो अप्रभावी होगा। जैसे पौधे कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो बड़ा जो होगा लंबा वो प्रभावी, बौना अप्रभावी। चौथा, बीज का आकार, देखो बीज जो है मटर का गोल होता है तो वो प्रभावी होगा, और झुर्रीदार होगा तो अप्रभावी होगा। तो ये भैया मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था। 4 मैंने बता दिया क्योंकि 4 पूछा गया था। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। 16 नंबर पे आ जाओ बच्चों। आनुवांशिक रोग क्या है मनुष्य में? इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। भैया आनुवांशिक रोग क्या है? वो रोग जो आप अपने दादा बाबा या फिर पिताजी से जो, या फिर अपनी फैमिली से जो आप में ट्रांसफर होते हैं, वही तो आनुवांशिक रोग हैं। भाई किसी को ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होता है बुक में। देखो, वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। मतलब ऐसे रोग जो किसी संतान को अपनी माता पिता या अपने दादा दादी से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, वही तो आनुवांशिक रोग होते हैं। जैसे उदाहरण देख लो, वर्णांधता और हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, वर्णांधता में क्या होता है? व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। जिसको कलर ब्लाइंडनेस है ना, यानी कि वर्णांधता है, वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता भाई। और हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग बोलते हैं, क्योंकि इस रोग में अगर कहीं चोट लग जाए या कट जाए ना, तो खून लगातार बहता रहता है, खून का थक्का नहीं जमता। मतलब हीमोफीलिया अगर किसी को हो जाता है ना, तो अगर उसको चोट लग जाए, खून निकलने लगे ना, तो खून लगातार बहता रहेगा भाई, उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक, देखो क्वेश्चन है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? बहुत ज्यादा आता है। देखो, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। हीमोफीलिया अगर किसी को है ना, तो उसको अगर चोट लग जाएगी या कहीं कट जाएगा, तो भैया खून का थक्का नहीं जमता और लगातार खून बहता रहता है। इसीलिए हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं भाई, किसके लिए मैं बोल रहा हूं? आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ो और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लेकर आओ। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप लोग बस अच्छा नंबर लेकर आए, परसेंटेज लेकर आए, टॉपर बने, बाकी आप मेहनत करते रहो। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? ये भी क्वेश्चन आता है। मतलब जो जिसको वर्णांधता है ना, उसको रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? अरे भाई मैंने अभी बताया, चूंकि वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। मैंने कहा ना कि जिसको वर्णांधता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। अब भैया कोई लाल झंडी दिखा रहा है या लाल बल्ब जल रहा है ट्रैफिक, तो उसको हरा दिखेगा, हरी झंडी कोई दिखा रहा है तो लाल दिखेगा, तो उसको कैसे रेलवे ड्राइवर बना लिया जाए? तो वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसीलिए उसको रेलवे ड्राइवर नहीं बना जाता। बहुत सिंपल है भाई। अब चलिए अगले चैप्टर पे चलेंगे, 5 नंबर, वंशागति का आणविक आधार। इसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस और भी हैं, मैंने आपसे कहा ना कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखो, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं? भैया जीन क्या होता है? देखो, एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। मतलब एक जीव के
किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो कारक है ना वो जीन होते हैं। जैसे हमारे बाल अगर काले हैं, ठीक है, रंग अगर गोरा है या फिर काला है, कुछ भी है, तो हमारा जो लक्षण है ना उसको निर्धारित करने वाले जो हैं कारक हैं वही जीन होते हैं। जीन जो है गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जीन जो है गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। बस हो गया भाई। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई। 6 नंबर चैप्टर पे आ जाओ, जैव विकास। देखो 5 चैप्टर में और भी क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भाई यहीं पे खत्म है, और भी क्वेश्चन इसमें हैं, वो भी आप लोग जरूर पढ़ना, किसी को नहीं छोड़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 21 देखो, जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद किसने दिया, उनके पुस्तक का नाम प्रकाशन वर्ग के साथ बताइए। भैया जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद एआई ओपेरिन ने दिया, उनकी पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ। बस लिख दो भाई, जीवन की उत्पत्ति का जो प्रकृतवाद है वो एआई ओपेरिन ने दिया था, रूसी रसायन शास्त्री है ये, ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था। बस हो गया भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 22 पे आ जाओ भैया। अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। अवशेषी अंग ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, किंतु उनका उपयोग ना होने के कारण वे धीरे धीरे लुप्त हो गए और केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। मतलब ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में, हमारे दादा दादी या उनसे भी जो पूर्वज थे बहुत पहले ना, उनमें क्रियाशील थे, लेकिन उनका उपयोग ना होने के कारण धीरे धीरे वो गायब हो गए, वो लुप्त हो गए और सिर्फ अवशेष के रूप में बचे हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे कृमि रूप प्रशेषिका, अपेंडिक्स और पुच्छ कशेरुका आदि। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे बहुत पहले के पूर्वज थे ना, उसमें पूंछ भी, उनमें पूंछ भी पाई जाती थी, ठीक है। हम लोगों में भी पूंछ के लक्षण कुछ हैं, ठीक। तो ये होता है भैया अवशेषी अंग, ठीक। चलो नोट कर लो इसको भी फटाफट। 23 नंबर पे आ जाओ बच्चों। पैंजेनेसिस का सिद्धांत तथा पुनरावृत्त का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, तो सिंपल सा आंसर है, देखो पैंजेनेसिस का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने तथा पुनरावृत्त का सिद्धांत हेकल ने प्रस्तावित किया। भाई पैंजेनेसिस का सिद्धांत डार्विन ने और पुनरावृत्त का सिद्धांत हेकल ने दिया था। बस हो गया भाई, एकदम सिंपल सा है। 24 मेंडल तथा डार्विन का पूरा नाम लिखिए। भैया मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल तथा डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। बस ये देखो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। 25 वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए। होमो सैपियंस, सैपियंस हम सबका जो है वैज्ञानिक नाम है। हम जो मनुष्य है ना, अगर आपसे कोई पूछ ले आपका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोल दो होमो सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है, या होमो सैपियंस बोल दो, बस हो गया, ठीक है। नोट कर लो इसको भी भैया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। जैसे हम लोग हैं भाई, हम लोग स्वस्थ भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें रोग भी होता है, तो हमें अपने बारे में भी तो पढ़ना जरूरी है। तो देखो 26 मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। मतलब मनुष्य में विषाणुओं से होने वाले कुछ रोगों के नाम बताना है। देखो ध्यान से, जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद, ये क्या है भाई, मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। तो ये जो है ये अलग से आ चुका है, इसको आप लोग मत पढ़िएगा भाई, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन का है, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। यहां से ये देखो, पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर, खसरा, रेबीज आदि आरएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन, आप जो है यहां से आंसर लिख देना, ठीक है, थोड़ा बहुत। चलो अगला क्वेश्चन देखो 27 मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। मनुष्य में साधारण जुकाम, जो जुकाम होता है भैया ना, नोजी वोजी गिरती है, तो वो जुकाम उत्पन्न करने वाले वायरस कौन से हैं, देखो रहीनो वायरस तथा कोरोना वायरस जो हैं ये मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले वायरस हैं। सिंपल सा है। 28 पे आ जाओ, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। ये सब एक एक नंबर में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन एक लाइन में उसका आंसर होना वो एक नंबर में ज्यादातर आता है, 2 में भी आ सकता है। तो श्वेत रुधिराणु यानी कि लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। क्वेश्चन था कि मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसे कहते हैं, तो श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। बस हो गया।
चलो अगला 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथ निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मनुष्य के शरीर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो हमारे प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो रोगों से लड़ने की क्षमता है ना, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, थाइमस मानव शरीर में प्राथमिक लसिकाभ अंग है, जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो इन लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदन नहीं हो पाएगा। बस यही लिख देना भाई रीजन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, हमारे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर का है, जो 30 नंबर क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 का। समझ में आ रहा है? देखो, वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का भी आता है। देखो, किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं? देखो ध्यान से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ना, वो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदलता है। यह दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। और ये जो बैक्टीरिया है ना, दूध में एक शर्करा पाई जाती है लैक्टोज, उसी को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसीन को जमा कर दही में परिवर्तित कर देता है। और लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध की प्रोटीन, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है केसीन, वो उसको जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणुओं से दूध लैक्टोज को निकाल देता है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करके तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को भी रोकते हैं। बस यही आपको लिख देना है 30 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है? मतलब चाय उद्योग में जो चाय की पत्तियां होती है ना, उनका किण्वन जो है किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है? चाय तो पीते ही होंगे भाई, चाय पत्ती डाल के। देखो, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। मतलब जो चाय की इंडस्ट्री होती है ना, उसमें चाय की पत्तियों का किण्वन जो है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? तो सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग होता है। भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलो। देखो, आगे मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर 1 नंबर दोनों में आता है। देखो, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? तो वाहित मल क्या होता है भाई? देखो, प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। यानी कि प्रतिदिन नगरों या शहरों में व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा इकट्ठा होती है, जिसका मुख्य घटक मनुष्य का मलमूत्र है। मतलब जिसमें ज्यादातर मनुष्य का मलमूत्र होता है। ठीक है, इसी व्यर्थ जल को हम वाहित मल या सीवेज कहते हैं। वाहित मल हमारे लिए अग्र प्रकार से हानिकारक है। मतलब जो व्यर्थ जल निकलता है शहरों में ना, जिसमें मनुष्य का मलमूत्र मेन होता है, तो इसी को हम व्यर्थ जल कहते हैं। इसी व्यर्थ जल को हम वाहित मल बोलते हैं या सीवेज बोलते हैं। वाहित मल किस प्रकार से हानिकारक है? देखो, फर्स्ट, वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। मतलब वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो ज्यादातर रोग जनकीय होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। बस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। चलिए अगला क्वेश्चन 34, बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले 2 लाभ बताइए। बायोगैस के घटक गैस कौन से हैं और इससे मनुष्य को कौन से 2 लाभ हैं? देखो, बायोगैस एक प्रकार से गैस हो जिसमें मुख्यतः मेथेन शामिल है, इसका मिश्रण है। मतलब बायोगैस जो है, इसमें कई गैस होते हैं लेकिन मेनली मेथेन होता है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2 हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मेथेन भी उत्पन्न करते हैं। बस हो गया, ये बायोगैस होगा। ठीक, चलो भैया
अगला क्वेश्चन 35 नंबर, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। व्हाट इज एंटीबायोटिक? देखो ध्यान से, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों, विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन प्रतिजैविक कहलाते हैं। यानी कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, विशेषकर जो जीवाणु है ना, उनको मारने वाले जो रसायन हैं वो प्रतिजैविक कहलाते हैं। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है और इनका उत्पादन सूक्ष्म जीव के द्वारा ही करते हैं। दो प्रमुख प्रतिजैविकों के नाम देखिए। सबसे पहला पेनिसिलिन, जिसका उत्पादन पेनिसिलियम नोटेटम से होता है। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसका उत्पादन स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियस से होता है। बस इसको भी नोट कर लो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, चैप्टर नंबर 9 से है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। मतलब आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइमों के नाम और कार्य बताना है। देखो, सबसे पहला एंजाइम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसका उपयोग कहां होता है? देखो, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची भी कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। देखो, ये डीएनए को काटने का काम करता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसीलिए इसको आणविक कैंची भी बोलते हैं। कैंची का मतलब होता है काटना। दूसरा है डीएनए लाइगेज। अब भाई ये अगर काटते हैं तो ये जोड़ने का काम करते हैं। देखो, ये एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है। ठीक है, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है डीएनए को खंडों में काटता है और डीएनए लाइगेज उसके सिरों को जोड़ता है। बस हो गया। चलो भैया, अगला क्वेश्चन चैप्टर 10 से है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। देखो 37, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। अरे भाई, प्रतिबंधन एंजाइम होता है जैसे एंडोन्यूक्लियेज, ये डायरेक्ट आप लिख दो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, ये डीएनए को काटने का काम करता है। चलो भैया, अगला क्वेश्चन है चैप्टर 11, जीव एवं समष्टियां से। 38 नंबर क्वेश्चन, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? भाई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि आर्किड पौधा जो है आम की शाखा पर उग रहा है। आम के पेड़ पे एक पौधा उगता है ना, हरी हरी पत्तियां होती हैं, वो क्यों उगता है भाई, और उसका संबंध क्या है? देखो, आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा जो है सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं। सहभोजिता क्या है? देखो, ये सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना हानि। मतलब सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं कौन? आर्किड पौधा और आम का पेड़। सहभोजिता एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें एक को लाभ होगा, दूसरे को न लाभ होगा न हानि। देखो, आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड को लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता। तो आर्किड के पौधे और आम के पेड़ के पौधे के बीच सहभोजिता होती है, सह संबंध होता है। चलो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन 12 नंबर चैप्टर से है। 39 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है? भाई सिंपल है, पारितंत्र का क्वेश्चन है। देखो, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, वो हमेशा सीधा होता है। 40 नंबर, लेग हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई देखो, क्या होता है? सहजीवी जीवाणु राइजोबियम दाल वाले पौधों की जड़ों के कार्टेक्स में लेग हीमोग्लोबिन वर्णक एवं नाइट्रोजिनस एंजाइम का संश्लेषण करता है। लेग हीमोग्लोबिन कार्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। बस इतना लिख देना है। ठीक है, चलो 41 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? अरे भाई, जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। देखो, एक एक नंबर के ये सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद में 42 पे आ जाओ, लास्ट चैप्टर से होगा 13 नंबर चैप्टर, जैव विविधता एवं संरक्षण से। देखो, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो, जैव विविधता एवं पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता एवं पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 43,
विलुप्त प्रजातियां क्या है भाई? क्या है विलुप्त का मतलब? गायब। जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, विलुप्त प्रजातियां कहलाती है। मतलब जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, वही विलुप्त प्रजातियां होती हैं। जैसे उदाहरण है मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी डोडो। जीव जातियों की विलुप्त प्राकृतिक भी हो सकती है और अप्राकृतिक भी। मतलब मॉरिशस में पाया जाने वाला जो पक्षी डोडो है ना, वो विलुप्त हो चुका है, अब वो नहीं है। ठीक है, तो ये गायब हो चुके हैं। बस वही है। 4 वाला क्वेश्चन लास्ट वाला देख लो, 45 नंबर। देखो, उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। मतलब उत्तरी भारत में स्थित 4 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? देखो, पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। तीसरा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। चौथा है दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक है, तो ये 45 नंबर हमारा क्वेश्चन था। तो मैंने आपको जो है ना चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक पूरे के पूरे 45 क्वेश्चंस आज मैंने बता दिए। और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए थे कि 3 नंबर 5 नंबर वाले। 1 नंबर में ज्यादातर क्वेश्चन थे और 2 नंबर में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरे बायोलॉजी के बुक से इतने क्वेश्चन आप पहले तैयार कर लेना, बाकी हम आपको क्लासेज आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।